उनको अंधेरा बहुत पसंद आने लग गया था। वो अंधेरे में रहते थे कि नानू के सिरहाने पे कोई बैठी हुई है, ब्लैक एंटिटी, और नानू का सर सहला रही है। वो उसे देख रहे हैं, बात कर रहे हैं। रातों को वो किसी से बातें करते थे। कितनी एंटिटी हो गई थी, उनको बस अंदर से एंटिटी ने खा लिया है पूरा, और वो अब इतनी पावरफुल हो चुकी है। वो चीज ने कह दिया तू कितनी भी कोशिश कर ले, इसके ऊपर से मैं जाने वाला नहीं और उसको साथ लेके जाऊंगा। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर इतना प्यार दे रहे हैं। इसी तरीके से आपको फेसबुक को प्यार देना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाके फॉलो कर सकते हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, ये आप में से ही कुछ लोग हैं जिन्होंने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं जो अपनी जिंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे वो जिंदगी भर हटा ना पाए। वैसे दोस्तों, आपके साथ भी कितनी बार हुआ होगा जब घर से दूर पढ़ने के लिए, एक नया ऑफिस ज्वाइन करने के लिए, जिंदगी की एक नई खोज करने के लिए आपको घर से दूर जाना पड़ा होगा। कभी कभी नए फ्लैट, नए अपार्टमेंट, नई जगह पहुंचने पर हमें महसूस होता है कि यार इस जगह में वो बात नहीं है जो पहले वाली जगह में थी। फिर अगर आपको पता चले कि इस घर में कुछ गहरे राज दफन हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देने वाले हैं, तो उस टाइम पर आप क्या करेंगे? आज का जो पूरा रियल इंसिडेंट है वो इसी किस्से पर आधारित है। आज का पूरा रियल इंसिडेंट हमें गुंजन ने बताया। गुंजन जो कि दिल्ली की रहने वाली है। गुंजन ने बताया कि ये पूरा रियल इंसिडेंट 2023 से शुरू हुआ और आज तक उन लोगों के ऊपर ये चीज़ें बीत रही हैं। गुंजन ने बताया कि अक्षय भाई, ये पूरा रियल इंसिडेंट मेरे नाना जी के साथ हुआ। गुंजन ने बताया कि हम तो नॉर्मली दिल्ली में ही रहते हैं, लेकिन हमारे जो नाना वाली फैमिली है, जहाँ पर मेरे नाना नानी, 2 जुड़वा मामा, बड़े वाले मामा की शादी हो गई है, छोटे वाले मामा की शादी नहीं हुई, लेकिन दोनों ही गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। नाना जी के साथ दिक्कत जो थी वो ये थी कि ये लोग रेंट पे रह रहे थे। अब जो प्रॉपर्टी ऑनर था उसने किसी डीलर से या बिल्डर से बात करी कि थोड़े बहुत पैसे लेके इस घर को अच्छी तरीके से बना दे, 2 फ्लोर वो रख ले और 3 फ्लोर ऑनर को दे दे। ये बातचीत ऑनर और बिल्डर में इतनी तेजी से हुई कि जो ऑनर था उन्होंने नाना जी को बोल दिया कि आपको 15 दिन में खाली करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को अपनी बिल्डिंग का काम करवाना है। जो नाना जी की फैमिली थी वो काफ़ी टाइम से इस घर में रह रही थी। पहले तो थोड़ी भैंसावासी हुई कि अचानक से आप ऐसा कैसे कर सकते हो, हम कहाँ जाएंगे, हम इतने टाइम से रह रहे थे। एक घर के साथ बहुत सारी मेमोरीज बन जाती है। नाना जी ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जब कहीं पे किसी का फ़ायदा हो रहा होता है तो वो इंसान उस फ़ायदे को देखता है। जो ऑनर था उन्होंने साफ नाना जी को बोल दिया कि देखो, ये प्रॉपर्टी अब पुरानी हो चुकी है, इसके उतने दाम नहीं मिल रहे, रेंट भी नहीं मिल रहा, और अगर मैं रेंट बढ़ाऊंगा तो आप भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। बहुत डिस्कशन हुआ घर में, नाना जी का, नानी जी का, मामाओं का, और फाइनली एक मुद्दा आया कि अब हमें इस घर को शिफ्ट करना पड़ेगा। गुंजन ने बताया कि अक्षय भाई, नाना जी ने ये फैसला लिया और मामा जी जो थे वो घर ढूंढने आसपास निकल गए। छुट्टी वाले दिन वो निकले थे तो ढूंढते 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 वो अपने ही एरिया में कुछ किलोमीटर दूर एक घर ढूंढते हैं जिसका किराया 15,000 रुपये था। उसका जो ऑनर था वो वहाँ पर नहीं रहता था। उनकी 2 बिल्डिंग थी, लेफ्ट एंड राइट में पूरी बिल्डिंग बनी हुई थी। लोग वहाँ पर रेंट पर रहा करते थे। जो लेफ्ट वाला मकान था वो 7,000 रुपये में इनको पूरा मिल गया। ये चीज़ सुनने में बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल लगती है कि 15,000 का मकान आपको 7,000 में कैसे मिल गया। हालांकि मैं उत्तम नगर के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि वहाँ पर रेंट दूसरी लोकेशन से थोड़ा कम है क्योंकि वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पर भगदौड़ बहुत है और वो अभी भी अंडर डेवलपमेंट एरिया है। उत्तम नगर में जब ये 7,000 रुपये का घर मिला, जहाँ पर जड़ से इन्हें घर मिल गया था, पूरा एक फ्लैट मिल गया था, पहली मंजिल और दूसरी मंजिल। गुंजन ने उस घर का नक्शा बताया कि अक्षय भाई, पहली जो मंजिल थी उसमें 2 कमरे थे, हॉल था, वॉशरूम था, किचन थी, सब कुछ था। और जो ऊपर था वो एक छत बनी हुई थी, छत के ऊपर 2 कमरे बना रखे थे जिसके साइड में किचन और बाथरूम वो भी दिए हुए थे। 7,000 रुपये में इनको जब ये फ्लैट मिला तो ये लोग बहुत खुश हो गए। इन लोगों ने रेंट पे रहना था, ना तो इन्होंने वहाँ पर पूजा करवाई, ना ही उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करवाया, और ये सीधा शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने के बाद गुंजन ने बताया कि अक्षय भाई, मैं और मेरी फैमिली हम सब हेल्प करने के लिए गए थे। अप्रॉक्सीमेटली 1-2 दिन तो गुंजन और उनकी फैमिली वहाँ पर रहे थे। खूब हेल्प करवाई, सामान उठवाया, उस वाले घर तक पहुँचवाया, मूवर्स एंड पैकर्स की सर्विसेज ली, बहुत सारा सामान जो था वो लोकल रेहड़ी जो होती है उनसे भी पहुँचाया।
गुंजन ने बताया कि अक्षय भाई उसके बाद हम तो वहाँ से चले गए थे, लेकिन मम्मी जिस तरीके से फ़ोन पे बात किया करती थी नाना जी से, तो उन्हें वहाँ पर पूरी तरीके से सेटल डाउन होने में 1 हफ्ता लग गया था। गुंजन ने बताया अक्षय भाई हमारे नाना जी की फैमिली वहाँ शिफ्ट तो हो गई थी, लेकिन वहाँ पर वो सुकून और शांति और वो पुराना माहौल नहीं मिल पा रहा था। और ऐसा होता भी है कि आप किसी एक घर में काफ़ी टाइम से रह रहे हो और अचानक से एक नए घर में आ जाओ, तो वहाँ पर इतनी जल्दी से ना ही आपको सुकून मिलता, ना नींद आती, ना ही चैन वहाँ पे मिलता है। गुंजन ने बताया कि एक दिन अक्षय भाई मैंने अपनी मम्मी को नानी जी से डिस्कस करते हुए सुना। नानी जी बता रही थी मम्मी को फ़ोन पे कि घर में वो थी और सारा सामान सेटल डाउन कर रही थी। नाना जी सो रहे थे, जो दोनों मामा जी थे वो काम पे गए हुए थे। नानी जी ऊपर वाले फ्लोर पे गई, जो दूसरी मंजिल के जो कमरे बने हुए थे 2, उनमें से एक कमरे में वो सारा सामान सेटल करके आई और उस कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। वो उस कमरे में और सामान रखना चाहती थी, वो नीचे आई और जब वो ऊपर गई तो उन्होंने देखा कि जो कमरा अभी 10 मिनट पहले वो बिल्कुल ठीक करके गई थी, वो पूरा कमरा फैला हुआ था। नानी जी को लगा कि ठीक है, हो सकता है कि छत का फ्लोर है तो कोई बिल्ली आ गई होगी और उसने सारा सामान बिखेर दिया होगा, और इस चीज़ को उन्होंने बहुत ईजिली आया गया कर दिया। गुंजन ने बताया कि अक्षय भाई इस परिवार के पास एक पेट भी था, एक डॉग जिसका नाम था जोजो। बहुत प्यारा, बहुत वफादार। लेकिन उस घर में जाने के बाद जोजो के रिएक्शन, जोजो की हरकतें, उस डॉग का रवैया बिल्कुल बदल गया। जो डॉग, जो पेट हमेशा आसपास घूमा करता था, अब वो हमेशा छत पे मिलता। वो डॉग वहाँ पर हमेशा किसी के साथ खेलता मिलता। ऐसा लगता है जैसे वो डॉग वहाँ पर किसी से प्यार करने लगा है, मतलब प्यार का एहसास ऐसा जैसे उसे कोई नया ओनर मिल गया है। वो डॉग इस तरीके से रिएक्ट करता कि अचानक से पीछे होता, आगे कूदता जैसे किसी के साथ खेल रहा है, और बार बार नीचे झुक जाता जैसे उसके सर पे कोई हाथ फेर रहा है। जब नानी जी ने जोजो की ये हरकतें देखी छत पे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन जब ये चीज़ें 100 बार हो गई तो नानी जी ने साफ बोल दिया कि एक काम करो, जोजो को अब इस घर से बाहर निकाल दो, क्योंकि उसकी हरकतें अजीब हो रही है, और जब बहू अपने बच्चे के साथ आएगी तो पक्का ये कुत्ता कुछ ना कुछ करेगा, ये डॉग उसे बाइट कर सकता है। गुंजन ने बताया कि अक्षय भाई मेरे जो बड़े मामा थे, उनकी जो वाइफ थी वो अपने ससुराल में गई हुई थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। नानी जी के बोलने पर जो मामा जी थे वो जोजो को फाइनली कहीं बाहर छोड़ के आ गए। गुंजन ने बताया कि अक्षय भाई मेरे मामा उस पेट को छोड़ के आ गए, जोजो को, लेकिन हमारे पास भी एक पेट था, 28 दिन का एक बहुत प्यारा पपी। ये लोग अपने नाना जी की फैमिली से मिलने जाते हैं छुट्टी वाले दिन, 2-3 दिन की छुट्टी थी, तो जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं, उस पेट को उस घर में छोड़ते हैं, तो थोड़ी देर तो वो पेट वहाँ पर जो 28 दिन का एक छोटा सा पपी था वो घूमता रहता है। उसके बाद वो भी छत पर पहुँच जाता है और उस पेट की हरकतें भी वैसी ही हो जाती है जैसे जोजो की थी। लेकिन जो गुंजन और उनकी फैमिली थी वो वहाँ पर 2-3 दिन की मेहमान थी, तो नानी जी ने इस चीज़ को ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं करा कि जो बिल्कुल नया पपी है वो इस तरीके से हरकतें कर रहा है। लेकिन जो चीज़ें डिस्कस हुआ करती थी, नानी जो अपनी बेटी को बताया करती थी सारी चीज़ें, वो गुंजन तक पहुंचती थी। गुंजन ने बताया कि अक्षय भाई मैं इस चीज़ को ऑब्जर्व किया करती थी कि जो पेट मेरे पास से हिलता नहीं था वो छत पे जाकर अजीब तरीके से वैसे ही खेलने लग रहा है जैसे जोजो खेलता था। इसके बाद गुंजन ने बताया कि अक्षय भाई जो 2-3 दिन के लिए हम नाना नानी के घर पे गए हुए थे, हम रात को सब सो रहे थे। मम्मी अप्रॉक्सीमेटली 2-2:30 बजे उठी और वॉशरूम यूज़ करने गई ऊपर वाला, क्योंकि शायद नीचे वाले वॉशरूम में कोई था। मम्मी जब ऊपर जाती हैं तो वो देखती है जैसे छत पे जंगले होते हैं लोहे के, जिससे आप नीचे देखोगे तो आपको नीचे का पोर्शन दिखता है। गुंजन ने बताया कि अक्षय भाई मम्मी ने देखा जंगले से नीचे ज़मीन से लेके बिल्कुल छत तक कोई वहाँ पे खड़ा था जिसने कुछ वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे, और उसकी मूवमेंट देखने के लिए उनकी मम्मी रुकी, लेकिन वो मूवमेंट हो नहीं रही थी, और देखते ही देखते वहाँ पर जो भी थी चीज़ वो गायब हो गई। गुंजन की मम्मी नीचे आई और वो बहुत हड़बड़ा रखी थी, तो इस चीज़ को नानी जी ने ऑब्जर्व करा कि एकदम से क्या हुआ। नानी जी सोचते कि ठीक है वॉशरूम से आई है, रात का टाइम था। नानी जी वॉशरूम यूज़ करने जाती है और उनकी भी नज़र जंगले की साइड पड़ती है। उन्होंने भी देखा कोई वाइट चीज़ वहाँ पर थी जो ज़मीन से लेके पूरे ऊपर दीवार तक वहाँ पर खड़ी थी, और देखते देखते वो गायब हो गई। नानी जी नीचे आती है और गुंजन की मम्मी से पूछती है कि तूने कुछ देखा? तो गुंजन की मम्मी बोलती है हाँ मैंने देखा, आपने देखा? और ये जब आपस में बातचीत करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वाइट कुछ फिगर थी जो दोनों ने देखी थी, और इसके बाद इनके घर में एक अलग ही आतंक मच जाता है। जब घर में ये एक्टिविटीज़ चलने लग रही थी तो नाना जी का स्वभाव बिल्कुल बदल गया था। नाना जी गर्मियों के टाइम पर भी कंबल ओढ़ के लेटते थे, अजीब तरीके से रात को बड़बड़ाते थे, किसी से बात किया करते थे, बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलते थे, और ऐसा लग रहा था जैसे वो धीरे धीरे पतले होने लग रहे हैं। नानी जी ने इस बारे में बहुत सोचा
कि यार घर में क्या चल रहा है, कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। नानी जी ने सोचा कि हम घर बदल लेते हैं, लेकिन गुंजन ने बताया कि अक्षय भाई, जब भी घर में ये बात हुआ करती थी कि इस घर को बदल के कहीं और चलते हैं, सब एग्री हो जाते, लेकिन शाम तक सबके मन खट्टे हो जाते, मन बदल जाते, सब इस चीज़ को डिसएग्री कर देते कि ठीक है, जैसा चल रहा है चल रहा है। गुंजन ने बताया कि अक्षय भाई, उसी टाइम की बात है जब मैं वहाँ पे गई हुई थी, तो दोपहर की बात है। नाना जी जिस कमरे में सो रहे थे, बहुत तेज़ धूप हो रही थी, नाना जी ने कंबल ओढ़ रखा था। ये चीज़ सोच के ही इतनी गर्मी लगती है। गुंजन ने बताया कि मैं वॉशरूम यूज़ करने जा रही थी और नाना जी जिस कमरे में लेटे हुए थे, उस कमरे को मुझे क्रॉस करके वॉशरूम में जाना था। अचानक से गुंजन चलती चलती देखती हैं। उन्होंने जो चीज़ देखी, उसको सुनने के बाद आपके खुद के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गुंजन ने जैसे ही नज़र मारी, उन्होंने देखा नाना जी वहाँ पर लेटे हुए हैं, जिन्होंने इतना अपने आप को कवर कर रखा, उनकी आंखें दिख रही है, और उनके साइड में कोई एक फीमेल एंटिटी, कोई एक फीमेल गोस्ट स्पिरिट बैठी हुई है, जो उनके सर पे हाथ फेरने लग रही है। गुंजन ने बताया, अक्षय भाई, जैसे ही मैंने ये चीज़ देखी, मैं सीधा नानी जी के पास गई, नानी जी को सब कुछ बताया। मेरे साथ नानी जी गई और नाना जी से जैसे ही पूछा कि आपके साथ कोई था, आप किसी से बात कर रहे थे, उन्होंने बोला पूछने पर कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, मैं तो सो रहा था। शायद गुंजन को वहम हो गया होगा और ये बोल के वो अपना मुंह ढक लेते हैं। ये सब होने के बाद जब नानी जी को लगा कि नहीं, यहाँ पर बिल्कुल भी चीज़ें सेफ़ नहीं है, तो उन्होंने ऑनर से बात की और अपनी साइड वाली बिल्डिंग में, जो कि सेम ऑनर की थी, उसके सेकंड फ्लोर पे वो लोग बहुत ज़बरदस्ती कर करके चीज़ें बोल बोल के शिफ्ट हो जाते हैं। गुंजन ने बताया कि अक्षय भाई, शिफ्ट होने के बाद मुश्किल से 2-4 दिन वहाँ पे सारी चीज़ें ठीक रही होंगी, नई लोकेशन पे जो सेकंड फ्लोर था। उसके बाद नाना जी की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। पता नहीं क्या हुआ, लेकिन नाना जी रात रात भर कर्राते रहते थे, बोलते रहते कि मुझे बुखार है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मेरी चेस्ट में पेन हो रहा है। और ये सब सुनने के बाद जो मामा जी थे, वो बार बार उन्हें ले जाने की कोशिश करते हॉस्पिटल, लेकिन नाना जी की तबीयत ऐसी ख़राब हो जाती कि ना ही वो उठ पा रहे हैं, ना ही वो चल पा रहे हैं अपने आप से, ना कुछ बोल पा रहे हैं। फाइनली बड़ी मुश्किल से मामा जी जो थे दोनों, उन्होंने छुट्टी ली ऑफिस से और नाना जी को हॉस्पिटल में लेके गए। तो वहाँ से एक इतनी बैड न्यूज़ सुनने को मिली, एक इतनी गंदी खबर सुनने को मिली, जिसने मेरा भी मूड ख़राब कर दिया। अचानक से इनकी फैमिली को पता चलता है कि नाना जी को सेकंड स्टेज कैंसर है और जिसका इलाज होना बहुत मुश्किल है। जब ये सारी चीज़ें घर वालों के सामने आई तो सबका मनोबल टूट गया, सब हॉस्पिटल में रोने लगी। डॉक्टर ने बोला कि अभी इतना उम्मीद मत हारो, इन्हें घर लेके जाओ, थोड़ा आराम करो, इनकी कीमोथेरेपी चलेगी, दवाइयाँ चलेंगी, हो सकता है कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए। नाना जी हॉस्पिटल से आने के बाद बहुत अजीब हरकतें करने लगे। गुंजन ने बताया कि अक्षय भाई, जब हमें पता चला कि उनको कैंसर है, तो हम लोग बहुत टाइम उनके साथ स्पेंड करने की कोशिश करते थे। गर्मियों का टाइम था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, नाना जी कंबल ओढ़ के लेटे हुए हैं। जब भी कोई लाइट ऑन करता तो वो अपना मुंह ढक लेते। बार बार ऐसा लगता जैसे वो रात को किसी से बात किया करते थे। खुद खड़े होते, रात को घूमते, अपने आप वापस लेट जाते। घर वाले बहुत बुरी तरीके से डरे हुए थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि नाना जी के साथ हो क्या रहा है। और नानी जी जब भी नाना जी से पूछती कि आप किसी से बात कर रहे थे या फिर आपको कोई दिखा, आप क्या कर रहे थे, नाना जी सिर्फ इतना बोलते, मैं तो सो रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक दिन मामा जी ने बोला नानी जी से कि हम सोएंगे पापा के साथ, कोई ना कोई तो दिक्कत है यहाँ पे जिसकी वजह से पापा परेशान होते हैं। तो नानी जी ने बोला कि ठीक है, मैं हॉल में सोऊंगी, तुम उस कमरे में या अपने कमरे में लेके अपने पापा को सो जाओ। गुंजन ने बताया ये गुंजन की मम्मी और नानी जी डिस्कस कर रही थी कि उस रात हुआ क्या। सारे के सारे लोग जो है अलग कमरे में सो रहे थे, नानी जी बाहर अपने हॉल में सो रही थी आराम से खाट पे, उनके साइड में कुछ कपड़े पड़े हुए थे। और गुंजन की मम्मी जब वहाँ से निकल रही थी, उन्होंने देखा वहाँ पर जितने भी कपड़े थे वो सारे के सारे हवा में लहरा रहे थे और नानी जी उनके बगल में सो रही थी। गुंजन की मम्मी की चीख निकल गई है देखकर। ये चीख सुनने के बाद वहाँ सब जग गए। जब डिस्कशन हुआ तो नाना जी वहाँ पे सो रहे थे, सब गुंजन की मम्मी के पास आ गए थे। ये लोग आपस में बात कर रहे थे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और जब सारे ध्यान से सुनते हैं तो उनको एक ही चीज़ सुनाई देती है कि नाना जी अभी भी किसी से बात कर रहे हैं। गुंजन ने बताया कि अक्षय भाई, अब मैं एक एविडेंस आपको देने वाली हूँ कि रात रात भर उस घर में जब हम लोग रहते थे तो रात को 2 बजे 3 बजे वहाँ पर कैसी कैसी आवाज़ें आती थी। तो अब वो एविडेंस देखिए जहाँ पर ये लोग रात को 3 बजे उठे और इन्होंने देखा एक गेट है जिसके पीछे से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही है। तो चलिए उस वीडियो को देख लेते हैं।
ये सारी चीज़ें जिस तरीके से हो रही थी, तो फाइनली जो गुंजन की मम्मी थी उन्होंने बाकी लोगों से कांटेक्ट किया, फैमिली के। तो जो एक मौसी जी थी जो साकेत में रहती थी, उन्होंने ये चीज़ बोली कि आप एक काम करो, नाना जी को लेके वहाँ पर आ जाओ, और इनके कनेक्शन में कोई एक इंसान है जो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा सिद्धि रखते हैं। मौसी जी के बोलने पर नाना जी को साकेत लाया जाता है, और वहाँ पर जो पंडित जी थे वो मिलने से साफ मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि मैं आपको धुनी दे रहा हूँ, ये दुनिया आप अपने घर में जलाइएगा, और अगर कुछ भी आपको लगता है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको लगता है कि आपके घर में कुछ भी है, तो नाना जी को मेरे पास लेके आना, अभी मेरे पास मत लेके आओ। ये सब बोलने के बाद नाना जी को वापस घर पे पहुंचाया जाता है, और वहाँ सब रह रहे थे। वहाँ पर रात को धुनी जलाई जाती है। धुनी जलाने के बाद की ये वीडियो है, जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान है या फिर कोई एक एंटिटी है जो इस धुनी की सुगंध से बहुत ज़्यादा तड़प रहा है। इस वीडियो को मैं दोबारा दिखाना चाहूँगा, मैंने पहले दिखाई एविडेंस के तौर पे, बट अब मेरे को अचानक से याद आया कि ये धुनी जलाने के बाद का पूरा इंसिडेंट है। तो दोबारा इस वीडियो को देखिए। गुंजन ने बताया कि जब भी घर में धुनी जलाई जाती थी, नाना जी अचानक से बोलते थे कि ये बदबू कैसी आ रही है, जबकि धुनी की जो फ्रेगनेंस थी वो इतनी प्यारी थी, जैसे आप हवन करते हो तो एक अलग से ही माहौल बन जाता है, ऑरा बन जाता है, क्योंकि सामग्री इतनी सारी चीज़ें होती है उसमें। ये वीडियो में जो आप देख रहे हो ये साक्षात सबने सुना। जब बहुत हद तक चीज़ें बढ़ गई तो मौसी जी से कनेक्ट हुआ गया, और उनको बताया गया कि घर में अब आवाज़ें आने लगी हैं, चीज़ों से छेड़छाड़ होने लगी है। तो फाइनली मौसी जी ने बोला कि आप पंडित जी के पास आओ। पंडित जी ने देखते ही साफ बता दिया कि आप लोग बहुत लेट हो गए हो, अब इनका कुछ नहीं हो सकता, इनके ऊपर जो चीज़ है वो बहुत हावी हो चुकी है। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो नाना जी थे उन्होंने खुद इन एंटिटीज़ को अपने ऊपर आकर्षित किया था। मतलब जैसे घर में कोई एंटिटी होती है, वो किसी से बात करना चाहती है और आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है, आप बात नहीं करना चाहते तो चीज़ें इग्नोर की जा सकती है। लेकिन नाना जी से जब वो एंटिटीज़ बात करना चाहती थी, नाना जी ने खुल के उनसे बात करी, जिस वजह से वो एंटिटीज़ जो थी वो नाना जी के लग गई थी। अब मेन बात आती है कि नाना जी के ऊपर एंटिटीज़ कितनी हैं। तो उस पंडित ने बोला कि इन सब चीज़ों का कोई मायने नहीं रखता, आप इन्हें घर लेके जाओ, इनकी तबीयत वैसे ही बहुत ख़राब है, जितना टाइम है आप इनके साथ स्पेंड करो। 2023 से 2024 आ गया। गुंजन ने बताया कि अक्षय भाई, नाना जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी और कैंसर जो था वो अपनी लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका था, जहां पर घर में दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो रही थी। उम्मीदें सब हारे बैठे थे, समझ नहीं आ रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन इसके बाद एक छोटी सी उम्मीद की किरण नज़र आई, जिसने इनको जीने की एक राह दिखाई। गुंजन ने बताया कि अक्षय भाई, नानी जी ने किसी से बात करी और हमारे एक दूर के फूफा जी थे जो काली माँ के बहुत बड़े भक्त थे, इनसे बात करी फूफा जी से और इनको बुलाया गया। गुंजन ने बताया कि हम सब वहीं पे थे। जैसे ही उन दूर के फूफा जी ने घर में कदम रखा, उन्हें एक ज़ोर का धक्का लगा और उन्होंने साफ बता दिया कि इस घर में बहुत तगड़ी एंटिटी है। उन्होंने थोड़ा सा टाइम मांगा और ये चीज़ बोली कि मेरे को साधना करनी पड़ेगी, इस घर में क्रिया करनी पड़ेगी, उसके बाद मैं कुछ बता पाऊँगा। जब फूफा जी सबके सामने क्रिया कर रहे थे तो वहाँ पर नाना जी जो थे वो तड़प रहे थे, ऐसा लग रहा था वो किसी से बात कर रहे हैं। फूफा जी सीधा उठ के बोलते हैं कि देखो, पहले जिस घर में आप रहते थे उसमें एक औरत की एंटिटी थी जो जल के मरी थी। आपके जो नाना जी हैं उनसे बात करने की कोशिश की तो नाना जी ने उनसे ही बात कर ली। आप लोग इस घर में आ गए हो। इस घर में एक इंसान था जिसने पहले फांसी खाई थी और वो एंटिटी भी नाना जी के ऊपर लगी हुई है। मतलब 2 एंटिटीज़ है जो नाना को ले जाना चाहती है। उन्होंने साफ साफ बोला कि नाना जी जब यहाँ पे आए थे स्वस्थ थे, तंदुरुस्त थे, उनको कैंसर इन एंटिटीज़ ने ही दिया है। फूफा जी ने साफ साफ बता दिया कि ऑनर को भी इस बारे में पता है, इसलिए वो इस घर में नहीं रहता है। जिस नए घर में 2nd फ्लोर में आया उसमें एक आदमी घूमता रहता है पूरी बिल्डिंग में। ऊपर नीचे जो लोग हैं उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन करवा रखी है। साइड वाला जो घर है उसे कोई लेता ही नहीं, इसलिए वो 15,000 के रेंट पे होते हुए भी 7,000 में चढ़ा था। फूफा जी ने साफ साफ बोल दिया 2 ही चीज़ें हो सकती है, या तो नाना जी जाएंगे या फिर अगर ऐसे ही जिद चलती रही इनको बचाने की तो सब मरेंगे। फूफा जी ने जब ये सारी चीज़ें बोली तो सबकी आंखों में आंसू आ गए थे कि अब नाना जी को खोना पड़ेगा। फूफा जी ने बोला कि देखते हैं, मैं अपनी तरफ से जितना हो सकता है कोशिश करूँगा कि मैं विनती करूँ अपनी माँ से, काली माँ से, मैं कोशिश करूँगा इन एंटिटीज़ को हटाने की कोशिश करूँ। लेकिन एक इंसान जब खुद से आमंत्रण देता है ऐसी एंटिटीज़ को तो वो जाती नहीं है। ये रात जो होने वाली थी, आने वाली थी, गुंजन ने बताया कि अक्षय भाई, हम सबकी रूह कांप गई। रात के 3 बजे की बात है, सारे सो रहे थे और अचानक से रात के 3 बजे कोई गेट खटखटाता है। नाना जी अपने कमरे से बोलते हैं गेट मत खोलना, वो मुझे लेने आ गया।
सब देखने लग रहे थे कि ये क्या बोल रहे हैं नाना जी, और नाना जी एक ही चीज़ बोल रहे थे, मेरा वक्त आ गया, वो मुझे लेने आ गया, गेट मत खोलना। गुंजन ने बताया जैसे ही हमें ये चीज़ पता चली कि कोई एंटिटी गेट पे खड़ी है, वहाँ पर सन्नाटे का माहौल हो गया। नानी जी जो थी वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगी, धीरे धीरे सबने हनुमान चालीसा स्टार्ट कर दी। वहाँ पर माहौल धीरे धीरे ठीक हुआ, लेकिन अभी भी चीज़ें रुक नहीं रही थी, थम नहीं रही थी, ख़त्म नहीं हो रही थी। एक दिन नाना जी ने साफ साफ बता दिया कि मुझे पता है मेरे साथ क्या हो रहा है। एक औरत और एक आदमी है जो किचन में जाते हैं, वहाँ से सामान लेके आते हैं, मुझे खिलाते हैं। वो किसी को नहीं दिखते, वो किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं और वो मुझे लेके जाएंगे। मुझे अपने परिवार के लिए बलि देनी ही पड़ेगी। नाना जी ने ये बात सबके सामने बोली। गुंजन ने बताया कि अक्षय भाई, हम नाना जी को इन सारी सिचुएशन में देख रहे थे। नानी जी ने ये सोच लिया कि हम इस घर को चेंज कर देते हैं, तो फूफा जी ने साफ बोल दिया कि अब इस घर को तुम कितना ही चेंज कर लो, नाना जी नहीं बचेंगे। नाना जी के पास कुछ ही टाइम था, और गुंजन ने बताया 2024 में नाना जी नहीं रहे। लेकिन इसके बाद भी ये चीज़ें नहीं रुकी। जो बड़े वाले मामा थे, जिनकी वाइफ ससुराल में थी, उनकी वाइफ की वापस आने की बात चल रही थी, लेकिन मामा जी के ऊपर वो सारी चीज़ें एकदम से हावी होने लगी। इस कदर हावी होने लगी कि मामा जी जो थे वो वही सारी हरकतें करने लगे, अपने मुंह को इतना ढक लेते, रात रात भर किसी से बात करते। फूफा जी से बात करी गई, नानी जी ने बताया कि अब जो है मेरा बड़ा वाला लड़का इस तरीके की हरकतें कर रहा है, इसकी जो है बीवी आने वाली है घर पे और बच्चे को लेके आएगी, प्रेग्नेंट आएगी, कैसे आएगी नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से ये कर रहा है ऐसे तो इसको डाइवोर्स हो जाएगा। फूफा जी वहाँ पे आते हैं, अपनी क्रिया से उस घर को बांधते हैं और बताते हैं कि अभी आपका जो बड़ा लड़का है उसके ऊपर सिर्फ चीज़ें आने लग रही है, तो इस घर को जितनी जल्दी हो सके चेंज कर दो। नानी जी ने पूरे परिवार को उठा के एक दिन के अंदर उस घर को छोड़ दिया। कोई सिक्योरिटी नहीं लिया, कोई एडवांस नहीं, कुछ नहीं। नानी जी ने सिर्फ उस घर को चेंज कर लिया। अब ये लोग जहाँ रह रहे थे वहाँ ये लोग सुकून से थे, लेकिन एक हफ्ते बाद अचानक से उसी बिल्डिंग में से नीचे वाले फ्लोर से नानी जी को फ़ोन आता है कि बहन जी आप तो यहाँ से चली गई, लेकिन आपके घर की एंटिटी अब मेरे पति के अंदर आ गई है और उनके पति को कैंसर हो गया। नानी जी ने फ़ोन पे उस औरत को सिर्फ एक बात बोली कि मैंने तो अपने पति को खो दिया, अगर तू बचाना चाहती है तो उस घर को जितनी जल्दी हो सके खाली कर दे। और वो कॉल अपने आप वहीं पर कट गया। नानी जी किसी से बात नहीं करती इस बारे में। गुंजन ने बताया कि ये लास्ट इंसिडेंट था जो चीज़ हुई थी, उसके बाद घर में सब ठीक है। उस घर को छोड़ने के बाद चीज़ें जो है ठीक हो गई, लेकिन उत्तम नगर का वो घर क्या इतना हॉन्टेड है कि वो लोगों की इस तरीके से जान ले रहा है। ऑनर को सब मालूम है, लेकिन ऑनर वहाँ रह नहीं रहा और वो उसी घर को 15,000 की जगह 7,000 में दे देता है, सिर्फ ये सोच के कि मुझे पैसे मिल जाएंगे। और किसी की जान का वहाँ जो सौदा हो रहा है उस इंसान को उससे कोई मतलब नहीं है। गुंजन ने भी जो चीज़ें मुझे बताई वो किसी हद तक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। आप खुद इमेजिन कीजिए कि आप अभी एक नए घर में शिफ्ट हुए हैं, आपने पूजा नहीं करवाई, आपने कोई वेरिफिकेशन नहीं करा, और अचानक से रात को ये वीडियो देखते देखते आपको ऐसा लगे कि आपके आसपास कोई है। क्या ही बीतेगी आप पे। नाना जी जिस तरीके से गए, मैं तो यही चाहूँगा कि उनकी आत्मा को शांति मिल जाए। हालांकि अगर कोई आत्मा अपने साथ लेके जाती है तो जल्दी से मुक्त नहीं होने देती, लेकिन गुंजन के इस पूरे रियल इंसिडेंट में जो भी हुआ उसने मुझे बहुत भावुक किया, क्योंकि ऐसे इंसान को ले जाना किसी एंटिटी का ठीक नहीं होता। और जो गलतियां हम करते हैं अपने आप से कि किसी घर में शिफ्ट हो रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, किसी फ्लैट में, अपार्टमेंट में, कहीं भी, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए। हालांकि ऐसे रियल इंसिडेंट के बाद मेरी आपसे क्या रिक्वेस्ट होती है कि जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए हैं भाई, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि इस तरीके से इतने एफर्ट्स लगाने, सब्सक्राइबर से कनेक्ट रहने, एक एक चीज़ पूछना, उनसे फिर पिन करवाना कमेंट, इतना आसान नहीं होता। और उसकी जगह हम सिर्फ इतना आपसे मांगते कि जो नए व्यूअर्स आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले और इस वीडियो को शेयर कर दें उन लोगों तक जहाँ पे आपको लगता है कि नए लोगों तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए, जो कहीं भी शिफ्ट हो जाते हैं बिना पूजा करें और बिना बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करें। इसके बाद एक बड़ी अनाउंसमेंट कि हमारा जो दूसरा चैनल अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, उसको जाके सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। और गेस्ट के साथ साथ उस चैनल पे आप सब्सक्राइबर्स भी आ रहे हैं, तो आप क्यों पीछे हट रहे हो? अगर आपके साथ कुछ हुआ है और आप कैमरे पे उस चीज़ को आके बताना चाहते हैं तो प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे जो व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा है उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दें और एक बार मेंशन कर दें कि अक्षय भाई हम आना चाहते हैं। दिल्ली में हमारा सेंटर है, आपको बुलाया जाएगा, एक बार आपकी रिकॉर्डिंग को रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद आप जनता जनार्दन के सामने पूरा रियल इंसिडेंट बता सकते हैं। इसके बाद यही कहूँगा, कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ और आप चाहते कि मैं उसे नैरेट करूँ, सेम प्रक्रिया है, स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, भेज दो रिकॉर्ड करके और मेंशन कर दो कि भाई आप नैरेट करो, मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। इसके बाद जो इंस्टाग्राम यूट्यूब को प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
फेसबुक को भी प्यार देना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फॉलो कर लो। और बस इतना याद रखना कि हर रियल इंसिडेंट में आपके माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं कभी नहीं सुनता कि आपको किसी फलाने ने बचा लिया, ढिकाने ने बचा लिया, आपके माँ बाप ही होते हैं। इस पूरे रियल इंसिडेंट में देख लो, बाप की बलि चढ़ गई। अगर बाप चाहता तो पता नहीं कितनों के ऊपर चीज़ें छोड़ सकता था, चीज़ें करवा सकता था, लेकिन वो इंसान पूरे टाइम चुप रहा एक कंबल के अंदर और सूली चढ़ गया। माँ बाप की जितनी ज़्यादा हो सके रिस्पेक्ट करो। बस उनसे ये मत पूछना कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपना पेट काट के आपको बड़ा किया। खैर, आखिरी में आके नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल। नानू ने बोला, बस मैं कह रहा हूँ कि वो आ रहा है, दरवाज़ा मत खोलना। ये घर बहुत नेगेटिव है और इस घर में अभी से नहीं, बहुत पहले से चीज़ें चलती आ रही है जो कि ओनर ने तुम्हें बताया नहीं। पूरे फ्लोर पे एक आदमी घूमता है। तो मेरे फूफा जी ने कह दिया कि या तो ये चीज़ इसको लेके जाएगी या ये सबको मार देगी इस घर में। कि कोई एंटिटी बाहर से आती है, किचन में जाती है और किचन से कुछ सामान लाके मुझे खिलाती है।